हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मई 2023 श्रृंखला के अंतर्गत यह आज का हमारा टॉपिक रहेगा। संस्कृति से संदर्भ में पढ़ेंगे, कुछ नीति शास्त्र से संदर्भ में, और इसी के साथ ही कुछ सरकारी योजनाएं जो मई महीने में चलाई जा रही हैं उनके संदर्भ में सभी पर विस्तृत परिचर्चा करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज के हमारा पहला टॉपिक संस्कृति, उसके अंतर्गत हमारा सब टॉपिक रहेगा इतिहास के स्रोतों के रूप में अभिलेख के संदर्भ में पढ़ते हैं। चलिए तो पढ़ते हैं क्या इसके संदर्भ में हालिया संदर्भ रहे और इसके ऐतिहासिक संदर्भ को भी देखेंगे और इसके लिए क्या सुझाव हो सकते हैं, क्या चुनौतियां हो सकती हैं, हर किसी के बारे में विस्तृत में परिचर्चा करते हैं। हाल ही में पुणे स्थित भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने प्राचीन ताम्रपत्र पांडुलिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की है। ये पांडुलिपियां प्राचीन संस्कृति कवित्री शिला भट्टारिका के संबंध में जानकारी प्रदान करती हैं। तो ऐसे किसके संदर्भ में है कि पुणे स्थित ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं के द्वारा जो प्राचीन ताम्रपत्र की पांडुलिपियों को पढ़ने की सफलता प्राप्त हुई है उसके संदर्भ में यह है चर्चा में रहा है। ये पांडुलिपियां प्राचीन संस्कृति कवित्री शिला भट्टारिका के संबंध में भी जानकारियां प्रदान करती हैं। इसके संदर्भ में आप जानते हैं इससे संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में। सबसे पहले तो जानते हैं कि आखिर ताम्रपत्रों के बारे में कि ताम्रपत्र होते क्या है और इनका इतिहास क्या रहा है। ताम्रपत्र राजलेख में 5 ताम्रपत्र होते हैं। इनकी तिथि बादामी के चालुक्य शासक विजयादित्य के शासनकाल में मानी जा रही है। इन ताम्रपत्रों को वराह या जंगली सुअर मोहर वाले एक तावे के वलय द्वारा संकलित किया गया है और वराह मोहर बादामी चालुक्यों के व्यापार चिन्ह था। शिला भट्टारिका के बारे में, शिला भट्टारिका एक चालुक्य राजकुमारी थी और संभवतः पुलकेशिन द्वितीय की पुत्री थी। पहले यह माना जाता था कि शिला भट्टारिका 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट शासक ध्रुव की पत्नी थी और हालांकि वर्तमान शोधकर्ताओं के अनुसार उनका संबंध 7वीं शताब्दी से है। यह शिला भट्टारिका के बारे में। अब जानते हैं कि शिला भट्टारिका की रचनाओं के संदर्भ में कि शिला भट्टारिका की रचनाएं पांचाली शैली का अनुसरण करती हैं और यह शैली शब्द और उनके अर्थ के बीच संतुलन पर आधारित होती है। संस्कृत कवि टिप्पणीकार राजशेखर ने शिला भट्टारिका की महान और सुंदर संरचनाओं की प्रशंसा भी की है। राजशेखर का संबंध 9वीं से 10वीं शताब्दी से था। वे गुर्जर प्रतिहार शासकों के दरबारी कवि थे। इसके संदर्भ में इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब जानते हैं कि अन्य प्रमुख प्राचीन भारतीय कवित्रियों के बारे में, जिसमें गार्गी, मैत्रेय और नारों की प्रमुख महिलाएं जैसे अंडाल, अक्का महादेवी। इनके संदर्भ में कुछ कवित्रियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं गार्गी के संदर्भ में कि गार्गी का संबंध 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने आत्मा के मुद्दे पर जटिल प्रश्नों के साथ ऋषि याज्ञवल्क्य को चुनौती दी हुई थी। ऋषि याज्ञवल्क्य बृहद उपनिषद के रचयिता थे। बृहदारण्यक उपनिषद के रचयिता रहे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ऋग्वेद में भी कई ऋचाओं का उल्लेख किया हुआ था। अब जानते हैं मैत्रेय के बारे में, जो यह भी लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के हैं, जिनका उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। यह वैदिक मुनि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियों में से एक है। हालांकि महाकाव्य महाभारत और ग्रह सूत्रों में मैत्रेय को एक अद्वैत दार्शनिक के रूप में वर्णित किया गया है, जिन्होंने कभी विवाह नहीं किया था। वह वेदों की व्याख्याता थी और उन्होंने आत्मा और ब्रह्म की प्रकृति और उनके एकाकार के बारे में याज्ञवल्क्य के साथ चर्चा भी की हुई थी। अब जानते हैं नयनारों की प्रमुख महिलाओं के बारे में, जो साल लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्वी में रही। इसमें आती है करेकल अम्मेयार, मंगेयार करसी, इसेन नानियार को सुंदरार की माता के रूप में भी जाना जाता है। अब जानते हैं अंडाल के बारे में। अंडाल जो लगभग 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास रही। इसके संदर्भ में देखते हैं कि यह 12 अलवार संतरों में से एकमात्र महिला थी और जिनमें अंडाल की 2 कृतियों जो तमिल भाषा में इनकी रचना की, इनकी रचनाओं में आती है जैसे तिरुपवाई और नचियार तिरुमोली। अब आता है अक्का महादेवी के बारे में, जो लगभग 12 शताब्दी की ईसा पूर्व रही। उन्होंने कन्नड़ भाषा में अपनी रचनाएं लिखी और उनकी कविताएं वचन रूप में हैं और यह एक प्रकार की गद्य काव्य शैली है। इसमें ध्वनि की बजाय शब्दार्थ विद्या और वाक्य प्रतिरूप में लयबद्ध संरचना होती है। अतुकुरी मोल्ला के बारे में, वह एक कुम्हार की पुत्री थी और उन्होंने प्रथम तेलुगु रामायण की लेखिका भी थी। वह कौन थी? अतुकुरी मोल्ला, जो लगभग 1440 ईस्वी में उन्होंने तेलुगु में रामायण की रचना की हुई थी।
आप जानते हैं अभिलेखों के महत्व के बारे में कि अभिलेखों का सही क्रम क्या रहा है। अभिलेखों के सही क्रम में इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे संबंधित काल की राजनीतिक घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी के संदर्भ में अभिलेख अपने समय के सामाजिक जीवन की झलक भी दिखाते हैं। वे उस अवधि के सामाजिक रीति रिवाजों के अलावा जाति व वर्ग की संरचनाओं पर भी प्रकाश डालते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ब्रह्मदेशम अभिलेख में एक रानी के सती होने के बारे में बताया गया है। आर्थिक इतिहास की समझ के संदर्भ में देखते हैं कि अभिलेख हमें संबंधित कालों के आर्थिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। और भाषा के बेहतर समझ के संदर्भ में कि अभिलेख भारतीय भाषाओं के सबसे प्राचीन लिखित रूप में प्रतिनिधित्व करती हैं। भाषाविद अभिलेखों की शब्दावली, वाक्य रचना और रूपों का अध्ययन करके इस संबंध में अपनी समझ को आगे बढ़ाने में सक्षम होते हैं और समाज में भाषाएं कैसे विकसित हुई हैं इसके संदर्भ में भी बताते हैं। कला शैलियों के बारे में जानने के संदर्भ में कि प्रारंभिक अभिलेख लेखन या चित्र के रूप में होते हैं जो घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। जैसे नर्तकी का सबसे पहला उल्लेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व में जोगीमारा गुफा में किया गया था और तमिलनाडु का कुड्डिमयानाय मलाई अभिलेख जो संगीत की सबसे शुरुआती अभिलेखों में से एक है। आप जानते हैं अभिलेखों को समझने और उनके संरक्षण में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं के बारे में। सबसे पहले आता है कि पुरालेखों शाखा में कर्मचारियों की कमी के संदर्भ में कि विशेषज्ञों की कमी अभिलेखों को समझने और गुण लिपि को पढ़ने के लिए शोध की समस्या पैदा करती है। पुरालेख शाखा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन कार्य करती है। पुरालेख कार्यालय की स्थापना 1886 में हुई थी। उसके बाद से यह अब तक खोजे गए प्रकाशित किए गए 1 लाख से अधिक एस्टेम्पेज का भंडार रहा है। शहरी योजना निर्माण में संरक्षण को कम प्राथमिकता देने के संदर्भ में कि शहरीकरण के कारण कई स्थलों के साथ वहां पाए जाने वाले अभिलेख भी नष्ट हो गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए कर्नाटक के दावणगेरे जिले में अनाजी गांव के पास ऐतिहासिक रूप से प्रासंगिक एक अभिलेख था जो अब नष्ट हो गया है। इसमें कदम्बों और पल्लवों के लिए बीच हुए युद्ध का उल्लेख किया है। आप जानते हैं इतिहास के स्रोतों के रूप में अभिलेख की कमियों के बारे में कि इतिहास जो कि अभिलेख जो है वह अतिशयोक्ति और पूर्वाग्रह से युक्त होते हैं। एक अभिलेख की व्याख्या करते समय व्याख्याकर्ता को उस तिथि को जानना चाहिए और जिस पर वह विशेष अभिलेख लिखा गया था। एक संभावना यह भी होती है कि अभिलेख उस अवधि के बाद लिखा गया हो सकता है जिसके बारे में वह बताता है कि इस प्रकार की तिथि का अनुमान लगाना गलत हो सकता है। अब जानते हैं कि इतिहास के अन्य स्रोत में जैसे सिक्कों से इतिहास के स्रोत प्राप्त होते हैं, कलाकृतियों से, स्मारक से, साहित्यिक स्रोत से, पुरातात्विक स्थल से, चित्रकारी से और मौखिक इतिहास से इतिहास के अन्य स्रोत प्राप्त होते हैं। अब जानते हैं आगे की राह में देखते हैं कि सबसे पहले तो डिजिटलीकरण के संदर्भ में कि बेहतर संरक्षण के लिए सभी एक्सटेम्पेज को डिजिटलीकृत किया जाना चाहिए। केंद्रीय बजट में भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन का प्रस्ताव या भारत श्री का प्रस्ताव पेश किया गया है। इसके पहले चरण में 1 लाख अभिलेखों के डिजिटलीकरण का उल्लेख या उद्देश्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही देखते हैं संस्थागत सुधार के संदर्भ में कि इसमें अतिरिक्त पदों के सृजन और वित्तीय सहायता के साथ पुरालेख शाखा को सक्षम बनाना चाहिए और एडॉप्ट हेरिटेज सिस्टम की तर्ज पर निजी निवेश को शामिल करने के लिए अभिनव उपाय किए जा सकते हैं। पुरातात्विक संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उसे मुख्य धारा में लाने के संदर्भ में इसके संदर्भ में यह पुरातात्विक क्षेत्र में अधिक प्रतिभा को आकर्षित करेगा। साथ ही यह शहरी योजना निर्माण, खनन जैसे क्षेत्रों के साथ संरक्षण के महत्व को भी समान रूप से बढ़ाएगा। इसके संदर्भ में फिर आप जानते हैं इतिहास के अन्य स्रोतों के साथ पुष्टिकरण के संदर्भ में इसमें किसी भी स्रोत की प्रामाणिकता उसके द्वारा किए किसी विशेष अवधि के बारे में प्रदान की जाने वाली जानकारी को सत्यापित करने के लिए उसे इतिहास के अन्य स्रोत के साथ क्रॉस चेक किया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में इसकी आगे की राह को देख सकते हैं। आप जानते हैं कि जंतर मंतर के बारे में देखते हैं कि यह सुर्खियों में क्यों रहा, इसकी विशेषताएं और इसके में विस्तार से चर्चा करते हैं। जानते हैं कि हाल ही में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली के जंतर मंतर वेधशाला के संरक्षण, परिरक्षण, पुनरुद्धार और उचित कार्य क्षमता के लिए एक नई विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। तो यह नई विशेषज्ञ समिति किसके लिए गठन की गई है? दिल्ली के जंतर मंतर की वेधशाला में संरक्षण, परीक्षण और पुनरुद्धार और उनकी कार्य क्षमता के लिए। अब जानते हैं सबसे पहले कि भारत में स्थापित जंतर मंतर की अवस्थिति के बारे में कि भारत में कितने जंतर मंतर हैं और यह कहाँ कहाँ स्थापित है। तो भारत में प्रेजेंट में 5 जंतर मंतर हैं, जिसमें पहला एक दिल्ली में स्थापित है और जयपुर में स्थापित है, मथुरा में, उज्जैन में और वाराणसी में। जो मथुरा का है उसका अस्तित्व हाल में समाप्त हो गया।
अब जानते हैं कि यह किसके द्वारा स्थापित किया गया था। यह राजा सवाई जैसे द्वितीय जो थे उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। तो सबसे पहले सवाई जैसे द्वितीय के बारे में जानते हैं। यह कहाँ के महाराजा रहे, यह उनका कार्यकाल क्या रहा, इन सब के बारे में विस्तृत में जानते हैं कि महाराजा सवाई जैसे द्वितीय 1686 से 1773 ईस्वी में रहे। वे राजपूत राज्य आमेर के शासक थे। वह मुगलों के जागीरदार थे। उन्होंने सम्राट औरंगजेब द्वारा सवाई एक और उसका चौथाई की उपाधि दी गई थी। उन्होंने जयपुर शहर का निर्माण कराया था और उसके समय में यूरोपीय यात्री जैसे फ्रांसीसी लुई रूसेल्ट और अंग्रेज बिशप हेवर आदि शहरी योजना निर्माण में जय सिंह की अद्वितीय उत्कृष्टता से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। तो यह राजा सवाई जयसिंह के संदर्भ में है। अब जानते हैं कि जंतर मंतर के बारे में कि जंतर मंतर का निर्माण पर्यवेक्षण उनकी वेधशालाओं तथा उनकी जो निर्माण की टाइमलाइन है उनके संदर्भ में जानते हैं। देखते हैं कि इनका निर्माण महाराजा जयसिंह के द्वारा उत्तरी भारत में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया। उन्होंने तत्कालीन खगोलीय उपकरणों के सही माप के लिए बहुत छोटा पाया गया, इसलिए उन्होंने एक बड़े और सटीक उपकरणों का निर्माण किया हुआ था। इसका पर्यवेक्षण निम्नलिखित तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ग्रहों के बीच समय और अंतर का अध्ययन करते हैं और ग्रहों की गति, स्थिति और अलग अलग स्थानों पर समय का पर्यवेक्षण करने के लिए किया जाता है। अलग अलग स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करने का पीछे क्या कारण है। इन वेधशालाओं का निर्माण एक दूसरे से अधिक दूरी का निर्माण अलग अलग निर्देशांकों से रीडिंग की तुलना में उसकी सटीकता में सुधार करने के लिए किया गया था। तथा निर्माण की टाइमलाइन में देखते हैं कि 1724 ईस्वी में दिल्ली की पहली वेधशाला का निर्माण किया गया था और 1738 में जयपुर में अंतिम वेधशाला का निर्माण किया गया। वर्तमान स्थितियों में देखें कि पूरे उत्तर भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण किया गया था, जिसमें कि इसमें मथुरा वेधशाला का अभी अस्तित्व खत्म हो गया है तथा जयपुर वेधशाला से सबसे अधिक और अलग अलग प्रकार के उपकरण हैं, जिसमें से इन उपकरणों में से ऐसे कई उपकरण शामिल हैं जो अन्य स्थलों पर नहीं बनाए गए, जैसे कप्पल यंत्र, राशि वलय यंत्र और उनतास यंत्र आदि। ये जयपुर वेधशाला के ही कुछ खास तरीके की इसकी स्पेशलिटी है। जैसे ये मिश्र यंत्र बनाए जाते थे, सम्राट यंत्र बना हुआ है, जयप्रकाश यंत्र बना हुआ है और राम यंत्र बना हुआ है। लेकिन जो जयपुर वेधशाला है उसमें कुछ अलग है कि उसमें कप्पल यंत्र, राशि वलय यंत्र और उनतास यंत्र इसमें शामिल किया गया है और ये अन्य स्थानों पर ऐसे तरीके के कोई स्थल नहीं देखने को मिलते हैं। अब जानते हैं इन यंत्रों के बारे में कि इन यंत्रों की क्या स्पेशलिटी रही है और इनका निर्माण और कार्य के बारे में। सबसे पहले जानते हैं राम यंत्र के बारे में, जिसके निर्माण और कार्य को देखते हैं। इसका निर्माण, इसमें बेलनाकार संरचनाओं की एक जोड़ी होती है, जिसमें से एक प्रत्येक केंद्र में एक स्तंभ होता है। इसका कार्य होता है कि इसका तारों की दूरी मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है सम्राट यंत्र। सम्राट यंत्र यह एक बड़ी सूर्य घड़ी होती है, यह समय की गणना करने और उस पर नजर रखने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर आता है जय प्रकाश। ये 2 अर्धगोलाकार संरचनाएं होती हैं और इनका सूर्य और अन्य आकाशीय पिंडों की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। फिर आता है मिश्र यंत्र। यह एक मिश्रित यंत्र होता है और इसका उपकरण का उपयोग दुनिया भर के विविध शहरों में दोपहर के समय में स्थानीय समय के अनुसार दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इसके संदर्भ में ये प्रमुख यंत्र है और यंत्र के निर्माण और कार्य के संदर्भ में दिया गया। अब पढ़ते हैं संबंधित सुर्खियों के बारे में कि सबसे पहले पढ़ते हैं तुंगनाथ मंदिर के बारे में। तुंगनाथ मंदिर के संदर्भ में कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के लिए केंद्र को मंजूरी प्रदान की है। यह मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में अवस्थित है और यह 1000 वर्ष से भी पुराना है। एक मान्यता के अनुसार पांडव अर्जुन ने इस मंदिर की नींव रखी थी और यह दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है, जहां 12,000 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। इसे तृतीय केदार भी कहा जाता है क्योंकि यह गढ़वाल हिमालय में मौजूद शिव मंदिरों की पंच केदार समूह का हिस्सा है और पंच केदार के अंतर्गत आते हैं, जिसमें केदारनाथ, मधेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पनाथ शामिल है। इसके संदर्भ में 5 केदारनाथ मंदिर है और जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की केंद्र की मंजूरी अभी प्रेजेंट में किसको मिली है? तुंगनाथ मंदिर को। अब जानते हैं जूना खटिया स्थल के बारे में। पुरातत्वविदों ने 2018 के बाद से ही इस जगह को 500 समाधियों या कब्र या समाधानों की खोज की हुई है। जूना खटिया पूर्व हड़प्पा समाधि स्थल है। गुजरात के कच्छ जिले में लखपत तालुका में स्थित है। भारत में अब तक दर्ज सबसे बड़ा पूर्व हड़प्पा समाधि स्थल है। गुजरात में अन्य हड़प्पा स्थल हैं, जिसमें लोथल, सुरकोतदा, धोलावीरा आते हैं। इसको निष्कर्ष के तौर पर समझते हैं कि इसमें समाधि संरचनाएं मानव द्वारा परिष्कृत बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं। अधिकतर संरचनाओं की योजना आयताकार है और कुछ संरचनाएं अंडाकार, गोलाकार योजना से भी निर्मित है। रिजर्व स्लेप बेयर जार पर यह चित्रकारी की विशिष्टता देखी
लिखी गई और एक अन्य विशेषता में बीकर और बड़े पात्रों के अन्य छोटे पात्र भी शामिल हैं। अब आती है गोंगाडी शॉल के बारे में। गोंगाडी शॉल अहमदाबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के पूर्व छात्रों ने तेलंगाना की ऊनी गोंगाडी शॉल का उपयोग कर किसानों के लिए सभी मौसम में अनुकूल जूतों का निर्माण किया हुआ। गोंगाडी स्वदेशी कुरवा नामक चरवाहे समुदायों द्वारा तैयार किए जाने वाला एक पारंपरिक ऊनी कंबल होता है। इसे तैयार करने के लिए स्वदेशी दक्कन भेड़ के ऊन का उपयोग किया जाता है और इस भेड़ को स्थानीय रूप से नल्ला गोरे के रूप में भी जाना जाता है। यह मोटा ऊनी कंबल अपने टिकाऊपन और विविध उपयोग के लिए प्रसिद्ध होता है और समय के साथ इसका रंग फीका पड़ने की बजाय और गहरा होता जाता है। इसे प्राकृतिक या सिंथेटिक रंगों का उपयोग किए बिना जैविक रूप में भी बनाया जाता है। यह गोंगाडी शॉल की स्पेशलिटी होती है। अब आता है चाम लामा नृत्य के बारे में। यह तिब्बती बौद्ध धर्म का एक अनूठा मुखौटा नृत्य है। यह रंग बिरंगे परिधानों तथा बौद्ध भिक्षु पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर नृत्य करते हैं। इस नृत्य को अपने आप में ध्यान का एक रूप माना जाता है। यह ज्यादातर बौद्ध मठों में लोसर जैसे त्योहार के दौरान आयोजित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि नियंगमापा के संस्थापक पद्मसंभव जिसे गुरु रिनपोछे ने चाम नृत्य परंपरा की शुरुआत की हुई थी और इस नृत्य को सामान्यतः पद्मसंभव के जीवन के दृश्यों और उनके 8 विश्व रूपों में दर्शाया गया है। अब आते हैं विश्व स्वरूप गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में। पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को पुणे में दिया गया है। इस पुरस्कार को 2022 में एएसआई की स्वर्ण जयंती के अवसर पर स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य प्रख्यात भारतीय खगोलविदों की उपलब्धियों को सम्मानित करना है। प्रोफेसर गोविंद स्वरूप भारतीय रेडियो एस्ट्रोनॉमी के संस्थापक रहे। उन्होंने रूटी रेडियो टेलीस्कोप और ज्वाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया। नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के संस्थापक निर्देशक रहे तथा यह स्क्वायर किलोमीटर एरे में सबसे प्रमुख समर्थकों में से एक था। इसके संदर्भ में यह गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के संदर्भ में रहा है, जिसको हाल ही में प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को पुणे में दिया गया है। यहाँ पर संस्कृति से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। अब स्टार्ट करते हैं। एथिक्स से संबंधित क्या मई महीने में टॉपिक रहा है। पहला आता है जैसे नैदानिक परीक्षण के संदर्भ में। परिचय के संदर्भ में देखते हैं कि हाल ही में भारत में नैदानिक परीक्षण के अवसर पर शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी की गई। जैसे यूएसए इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स प्राइस वाटर हाउस कूपर्स इंडिया ने संयुक्त रूप से जारी किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में नैदानिक परीक्षण से जुड़ी गतिविधियों में लगातार वृद्धि हुई है। यह वैश्विक प्रणालियों के अनुरूप किए गए कई प्रमुख नियामकीय सुधारों के कारण हुआ है। साथ ही इसमें सभी के लिए भारत में नैदानिक परीक्षण का प्रमुख पहुंच प्राप्त करना संभव हुआ है। इसके अलावा बेहतर स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के साथ साथ देश की विविधतापूर्ण आबादी नैदानिक परीक्षण की गतिविधियों के विकास के लिए मजबूत व आधार प्रदान करती है। इसके संदर्भ में यह प्रमुख हालिया में संदर्भ दिए गए। अब जानते हैं कि नैदानिक परीक्षण होता क्या है। इसके अध्ययन के बारे में देखते हैं कि शोध अध्ययनों के एक सेट को नैदानिक परीक्षण कहा जाता है, जो शोध अध्ययन नई दवाओं की बाजार में पहुंचने और उनसे मॉल्यूशन प्रभावशीलता के आकलन में मदद करते हैं और उनकी सुरक्षित और प्रभावी स्थिति को प्रमाणित करने में भी सहायता करते हैं। नैदानिक परीक्षण स्वास्थ्य सेवा वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नैदानिक परीक्षणों की सहायता से वैज्ञानिक नए उपचार इलाज निवारक उपाय विकसित करते हैं। ये उपाय रोग के प्रसार को रोकने में सहायक होते हैं। वर्तमान समय में कई प्रकार के नैदानिक अनुसंधान भी किए जा रहे हैं, जिसमें जैसे कि उपचार अनुसंधान, रोकथाम अनुसंधान, निदान संबंधी अनुसंधान, आनुवांशिक अध्ययन, महामारी विज्ञान अध्ययन, नैदानिक अध्ययन आदि आते हैं। जिसके अंतर्गत देखते हैं अनुवांशिक अध्ययन को। अनुवांशिक अध्ययन वो होता है जो जीन और रोग के बीच संबंधों की जांच में मदद करता है और ये रोग के पूर्वानुमान में सुधार लाने और किसी व्यक्ति की किसी विशिष्ट रोग से ग्रस्त होने की संभावना का पता लगाने में सहयोग देते हैं। अब आती है महामारी बीमारी में। महामारी बीमारी यह इसके उद्देश्य अध्ययन का उद्देश्य आबादी के कुछ खास हिस्सों में मौजूदा रोगों के पैटर्न, कारणों और उन्हें नियंत्रित करने के तरीकों का पता लगाना होता है। इस तरह के अध्ययन के लिए रोगों के लिए जोखिम कारकों और सुरक्षात्मक कारकों की पहचान में भी मदद मिलती है। नैदानिक अध्ययन के संदर्भ में इसमें प्रेक्षणात्मक अध्ययन के रूप में भी जाना जाता है, जो नैदानिक अध्ययन के तहत सामान्य तौर से लोगों के कुछ समूहों का चयन कर उन पर परीक्षण किया जाता है। साथ ही परीक्षण के दौरान उनमें आवधिक स्तर पर होने वाले परिवर्तनों को भी दर्ज किया जाता है। हालांकि इस तरह के परीक्षण सहमति आधारित होते हैं। नैदानिक परीक्षण करने की प्रक्रिया में न केवल वैज्ञानिक मानकों पर केंद्रित होती है, बल्कि इसमें मजबूत नैतिक मानकों का भी पालन किया जाता है।
उदाहरण के लिए कोविड-19 संकट के समय नैदानिक शोधकर्ताओं द्वारा उपचार और टीके की आवश्यकता को देखते हुए तात्कालिक स्तर पर प्रयास किए गए। हालांकि डेटा की सटीकता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए उनके नैतिक प्रोटोकॉल के पालन करने के लिए विवश किया जाता है। इस जानते हैं कि हितधारकों के अनुरूप नैदानिक परीक्षणों के लिए कुछ शामिल नैतिक सिद्धांत हैं, जैसे नैदानिक परीक्षण में शामिल रोगी, प्रायोजक और शोधकर्ता के संदर्भ में। सबसे पहले जानते हैं नैदानिक परीक्षण में शामिल रोगी के संदर्भ में देखते हैं कि रोगी को पहले सूचित करना और उसकी सहमति लेना होता है कि रोगी के अनुसंधान के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार हो। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाता चाहिए कि किए गए अनुसंधान के बारे में रोगी को पूर्ण जानकारी हो और वह स्वेच्छा से भाग ले। कल्याण में कि रोगी नैतिक सहायता के लिए भी हकदार होता है, उनमें नीतियों का सम्मान हो, साथ ही उनके कल्याण को बढ़ावा देने के साथ साथ उन्हें नुकसान पहुंचाने में भी बचाया जाना चाहिए। अनुसंधान के दौरान होने वाली नुकसान के लिए मुआवजे के संदर्भ में कि परीक्षण में शामिल होने के बाद यदि रोगी कोई नुकसान पहुंचाता है तो उचित जांच के बाद भी उन्हें पर्याप्त मुआवजा प्राप्त करने के लिए अधिकार होगा। निजता और गोपनीयता के संदर्भ में देखते हैं कि इसमें रोगी को अपने व्यक्तिगत जानकारी को नियंत्रित करने का अधिकार होता है और ऐसे में इस तरह की जानकारी में अनुसंधान दल को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। अब जानते हैं प्रायोजक के बारे में। प्रायोजक के संदर्भ में देखते हैं कि सबसे पहले आता है हितों के टकराव से बचने के संदर्भ में कि हितों के संभावित टकराव की पहचान करने, उन्हें कम करने के लिए प्रायोजकों को मजबूत नीतियां और प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए। पोस्ट रिसर्च एक्सेस ऑफ और लाभ साझाकरण के संदर्भ में है प्रायोजकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुसंधान से होने वाली लाभ प्रासंगिक व्यक्तियों, समुदायों और आबादी के लिए सतत रूप से उपलब्ध हो। फिर आता है वितरणात्मक न्याय के संदर्भ में, इसमें प्रायोजकों को प्रतिभागियों के बीच अनुसंधान संबंधी लाभों और जिम्मेदारियों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। फिर आता है शोधकर्ता के संदर्भ में क्या नैतिक सिद्धांत है कि अनिवार्यता का सिद्धांत एक लागू होता है, जिसमें अनिवार्यता के सिद्धांत के अंतर्गत इसमें सभी विकल्पों और मौजूदा ज्ञान पर विचार करते हुए शोधकर्ताओं को केवल तभी मानव प्रतिभागियों को शामिल करना चाहिए जब प्रस्तावित अनुसंधान के लिए ऐसा करना अंतिम उपाय हो। निजता और गोपनीयता के संदर्भ में देखते हैं कि इसमें शोधकर्ताओं को प्रतिभागियों और सामुदायिक डेटा को गोपनीयता की रक्षा करनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण में नैतिक सिद्धांत में देखते हैं कि यह शोध के सभी चरणों में पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों की रक्षा और शोधकर्ताओं की जिम्मेदार माना गया। अब आता है विनियामकी एजेंसी के संदर्भ में। विनियामकी एजेंसी के संदर्भ में देखते हैं कि सबसे पहले इसमें आता है लॉ व जोखिम का मूल्यांकन। विनियामकी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुसंधान का सामाजिक और वैज्ञानिक मूल्य संभावित जोखिमों की तुलना में प्रासंगिक व लाभकारी हो। फिर इसका नेक्स्ट आता है कि पारदर्शिता और जवाबदेही के संदर्भ में देखते हैं कि परीक्षण में शामिल भागीदारों की गोपनीयता को सम्मान करते हुए एजेंसियों को अनुसंधान योजना और उनके परिणामों को सुलभ तरीके से जनता के सामने रखना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के संदर्भ में नैतिक सिद्धांतों को देखते हैं कि इसमें कल्याण आता है, जो कल्याण स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को परीक्षण में भाग लेने वाली सभी रोगियों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और उन्हें परीक्षणों में भाग लेने वाले रोगियों के साथ नैतिक व्यवहार को बनाने हेतु भी प्रयास करने चाहिए। रोगी को सूचित करना और उनकी सहमति लेने के संदर्भ में देखते हैं कि इसमें स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को परीक्षण के बारे में रोगी को सूचित करने की प्रक्रिया का समर्थन करना चाहिए, साथ ही उन्हें रोगियों को अनुसंधान को समझने और उनकी स्वैच्छिक भागीदारी में मदद भी करनी चाहिए। समाज के संदर्भ में नैतिक सिद्धांत सबसे पहली आती है पोस्ट रिसर्च एक्सेस और लाभ साझाकरण के संदर्भ में। इसमें अनुसंधान से होने वाली लाभ समाज के सभी हितों तक पहुंच योग्य होने चाहिए। वितरणात्मक न्याय के संदर्भ में अनुसंधान में शामिल प्रतिभागियों के मध्य अनुसंधान और लाभों की जिम्मेदारियों का समान वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसी के साथ ही आता है पारदर्शिता और जवाबदेही के संदर्भ में देखते हैं कि अनुसंधान योजनाओं और परिणामों तक समाज की व्यापक पहुंच को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इससे समाज में व्यापक समग्र और जागरूकता लाने में मदद मिली। अब जानते हैं नैदानिक परीक्षण से जुड़े मुद्दे के बारे में। सबसे पहले आता है दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट, जो चिकित्सा अनुसंधान के दौरान आमतौर पर मामूली दर्द, बेचैनी, सर्जरी प्रक्रियाओं में चोट या अन्य नुकसान पहुंचने की संभावना बनी रहती है। दूसरा आता है पारदर्शिता में कमी के संदर्भ में। इसमें शोधकर्ताओं प्रायोजक अधिक का लाभ कमाने तथा इस उद्देश्य हेतु परीक्षणों में तेजी लाने के क्रम में नियमों व दिशा निर्देशों की उपेक्षा करते हुए कई बार प्रायोजकों, शोधकर्ताओं, विनियामकों और नैतिकता समितियों के बीच साठगांठ के कई समस्याओं भी खड़ी होती हैं। जानबूझकर लाचार लोगों को टारगेट करने के संदर्भ में इसमें अक्सर कमजोर वित्तीय स्थितियों में रहने वाले लोग अनैतिक नैदानिक परीक्षणों के लिए आसान टारगेट बन जाते। रोगी को सूचित करने और उन्हें सहमति लेने में पारदर्शिता के अभाव के संदर्भ में इसमें विशेष रूप से कम साक्षर लोगों के लिए सहमति पत्र की जटिल भाषा को समझना अत्यंत कठिन हो जाता है। मुआवजे के संदर्भ में इसमें नैदानिक परीक्षण के अधिक सफल होने की स्थिति में प्रतिभागी कभी कभी मुआवजा प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
इससे यह बात सामने आती है कि कई बार पैसा पाने की लालच में भी लोग झूठी जानकारी देकर परीक्षण में शामिल हो जाते हैं। स्टेम सेल अनुसंधान के संदर्भ में इसमें चिकित्सीय नजरिए की मानव सेल स्टेम सेल काफी महत्व रखता है। इसके बावजूद इसे विशेष रूप से मानव भ्रूण से प्राप्त करने के लिए नैतिक चिंताएं बनी हुई है। नवजात शिशुओं पर ड्रग परीक्षण के संदर्भ में देखते हैं कि इससे जुड़ी कुछ नैतिक चिंताएं चुनौतियां होती हैं, जैसे नवजात शिशुओं की सुभेद्यता, अधिक मृत्यु दर, रोग का उच्च जोखिम, माता पिता की सहमति प्राप्त करने से जुड़ी कठिनाइयां इसके संदर्भ में आती हैं। अब आता है नैदानिक परीक्षण के लिए ICMR द्वारा बताई गई 12 सामान्य सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत 12 सिद्धांत में पहले नंबर पर आता है जवाबदेही व पारदर्शिता का होना। दूसरा आता है अधिक से अधिक लोकहित का वितरणात्मक न्याय होना। तीसरा आता है संस्थागत व्यवस्था। चौथा आता है सार्वजनिक तौर पर उपलब्धता। पांचवा आता है उत्तरदायित्व का अभाव और छठवां आता है नियमों का पालन। इसी के साथ ही 7वें नंबर पर आता है जैसे अनिवार्यता होनी चाहिए। 8वां आता है स्वेच्छापूर्वक होना चाहिए। 9वां आता है किसी का शोषण नहीं होना। 10वां आता है निजता और गोपनीयता। 11वां आता है सावधानी बरतना, जोखिम न्यूनीकरण। और 12वां आता है पेशेवर दक्षता के संदर्भ में इसके कुछ 12 सिद्धांत बताए गए हैं। आप जानते हैं इसके आगे की राय में देखते हैं कि इसमें सबसे पहले विनियामकी अनुमोदन का होना चाहिए कि नैदानिक परीक्षणों से जुड़े नियमों के पालन और उनकी समीक्षा के लिए अनिवार्य की गई नई प्रक्रियाओं के कारण मंजूरी मिलने की गति धीमी हुई है, इसे सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। नैदानिक परीक्षणों के लिए रोगियों का नामांकन इसमें इन्वेस्टिगेटर साइट्स अर्थात नैदानिक परीक्षणों के लिए आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता और रोगियों की इच्छा पर निर्भर करती है। अतः इन्वेस्टिगेटर साइट्स में जुड़ी वृद्धि रोगियों के लिए नामांकन को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। गुणवत्ता और अनुपालन सुनिश्चित करने के संदर्भ में इसमें निम्नलिखित नैतिक मुद्दों को समझने के लिए संस्थागत नैतिक समितियों को अध्ययन और इस संबंध में आवश्यक प्रयास करना चाहिए। और इस तरह से नैतिक मुद्दे भी इसमें शामिल होते हैं, जिसमें मानव संरक्षण, स्वतंत्र निर्णय लेना, हितों के टकराव से निपटना, सुरक्षा रिपोर्ट और मुआवजे की समीक्षा करना, नैदानिक परीक्षण प्रक्रिया की निगरानी करना इत्यादि इसके संदर्भ में होता है। अब आता है राष्ट्रीय नैदानिक परीक्षण ढांचे का विकास करने के संदर्भ में इसमें निम्न से मध्य आय के वर्ग के शोधकर्ताओं को स्वतंत्र रूप से या सहयोगी रूप से नैदानिक परीक्षण करने के लिए सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। विनियामकी एक अनुमोदन होना चाहिए। नैतिक नैदानिक परीक्षणों के संबंध में शिक्षित करना चाहिए, जिससे कि अनेक हितधारकों को नैतिक नैदानिक परीक्षण प्रथाओं के संबंध में शिक्षित किया जाना चाहिए, जिसमें CDSO पदाधिकारी शामिल होंगे, संस्थागत नैतिक समितियां के सदस्य शामिल होंगे, शिक्षाविद शामिल होंगे, अनुबंधित अनुसंधान संगठन होंगे, उद्योग के पेशेवर इसके अंतर्गत शामिल होंगे। अब आता है परीक्षण के दौरान होने वाली मौत या चोट के लिए मुआवजे के संदर्भ में इसमें परीक्षण के दौरान होने वाली मृत्यु या क्षति के मामले में जांच करवाने, चिकित्सीय उपचार और संबंधित खर्चों को बीमा कवरेज में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही बीमा में मुआवजे के रूप में राशि और बीमा की अवधि को अधिकतम रखना चाहिए। और इसके अलावा बीमा में मृत्यु या क्षति में संबंधित एक मामले या एक से अधिक मामले की मुआवजे का स्पष्ट प्रावधान भी होना चाहिए, इसके संदर्भ में दिया गया। अब आता है बाल कलाकार और संबंधित नैतिकता के संदर्भ में। बाल कलाकार और नैतिकता से जुड़े हुए क्या मुद्दे हैं कि परिचय के संदर्भ में देखते हैं कि बाल कलाकार जहां एक तरफ अपनी जरूरतों और अधिकारों को लेकर दुविधा का सामना कर रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनकी योगदान करने की क्षमता सवालों के घेरे में होती है। हालांकि इस संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मनोरंजन उद्योग या किसी व्यावसायिक मनोरंजन गतिविधि में बच्चों और किशोरों की भागीदारी के लिए दिशा निर्देश जारी किया। इस दिशा निर्देशों की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उसके संदर्भ में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें बच्चों की बढ़ती भागीदारी के संदर्भ में कि प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया के प्रयोग से हुई वृद्धि के साथ कंटेंट क्रिएशन में बच्चों की व्यापक भागीदारी बढ़ रही है। दूसरा आता है बाल शोषण के संदर्भ में। इसमें अज्ञानता या भूलेपन के कारण बच्चों के शोषण की संभावना बनी रहती है। काम के माहौल के संदर्भ में इसमें शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तनाव को दूर करने के साथ उनके लिए काम का एक स्वस्थ माहौल सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक होता है। तनाव संबंधी जोखिम से प्रभावित होने की संभावना के संदर्भ में इसमें वयस्कों के लिए प्रभुत्व वाले उद्योग में कार्य करने के दौरान बच्चे अक्सर अनुपयुक्त चिंताजनक परिस्थितियों को, कभी कभी खतरनाक कार्यों और स्थितियों में नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। बच्चों के खिलाफ अपराध के संदर्भ में देखते हैं कि विनियमित माहौल में बच्चों के कार्यरत होने की स्थिति व्यापक तौर पर ऐसे बच्चों के अन्य अपराधों जैसे यौन शोषण, बाल तस्करी, बंधुआ मजदूरी आदि से पीड़ित होने की संभावना भी इसके संदर्भ में बढ़ जाती है। अब आता है कि बाल कलाकारों के लिए कानूनी ढांचे के संदर्भ में कि सबसे पहले बाल श्रम संशोधन नियम 2017 बाल कलाकारों के संबंध में एक तंत्र या प्रक्रिया का प्रावधान करता है। साथ ही यह कलाकार के रूप में बच्चों का उपयोग करने वाले प्रोडक्शन हाउस के लिए इन नियमों के लिए अनुपालन को अनिवार्य बनाता है। इस उद्योग में कार्यरत बच्चों की देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में रखा जाता है और यह कदम उनके साथ होने वाली क्रूरता, शोषण और दुर्व्यवहार के मद्देनजर उठाया गया और इस प्रकार के ऐसे बच्चों के पुनर्वास के न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों के तहत इसे शासित किया गया।
अब आता है दिशा निर्देशों के प्रमुख प्रावधान के संदर्भ में आता है सबसे पहले दायरे के संदर्भ में कि ये दिशा निर्देश रियलिटी शो, टीवी धारावाहिक, समाचार और इन्फॉर्मेशन इंडिया, फिल्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट, निष्पादन कला, विज्ञापन और किसी भी अन्य व्यावसायिक मनोरंजन गतिविधि सहित टेलीविजन कार्यक्रमों को कवर कर सकते हैं। जिलाधिकारी के समक्ष बाल कलाकारों के पंजीकरण के संदर्भ में देखते हैं कि जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही बच्चों को किसी भी दृश्य श्रव्य संबंधी कंटेंट क्रिएशन में शामिल किया जा सकता है और माता पिता को माता पिता या अभिभावकों की सहमति के साथ बच्चे की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम को डीएम के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। इसके संदर्भ में कुछ प्रमुख दिशा निर्देश है। साथ ही साथ आता है कि कार्यस्थल का निरीक्षण होना चाहिए, कंटेंट संबंधी प्रतिबंध होना चाहिए, जैसे बच्चे के लिए कोई अनुपयुक्त है और इसे परेशान कर सकता है तो अपमानजनक स्थितियों में डाल सकता है, बच्चे पर अनावश्यक मानसिक और शारीरिक कष्ट उत्पन्न करता है और किसी बच्चे का अभद्र या अश्लील चित्रण करता हो या नग्नता या लैंगिक गतिविधियों को प्रदर्शित करता हो और उनके द्वारा देखे जाने योग्य ना होने या देखने के लिए प्रमाणित ना किया गया हो। एक माता पिता या अभिभावक की उपस्थिति के संदर्भ में देखते हैं कि यदि बच्चा 6 वर्ष से कम आयु का हो तो वह माता पिता में कम से कम एक अभिभावक की उपस्थिति का होना अनिवार्य होता है। काम की अवधि का निर्धारित करने के संदर्भ में कि इसमें किसी बच्चे के लिए एक दिन में 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। पारिश्रमिक के संदर्भ में इसमें कंटेंट क्रिएशन से अर्जित आय का कम से कम 20% सीधे सावधि जमा खाते में जमा किया जाएगा। शिक्षा के संदर्भ में कि बच्चे के काम उसकी स्कूली शिक्षा को प्रभावित नहीं होने चाहिए और शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम कार्य दिवसों और शिक्षणों के घंटों को बनाए रखना चाहिए। समाचार और मीडिया में बच्चों की भागीदारी के संदर्भ में कि मीडिया और प्रोडक्शन हाउस द्वारा निम्नलिखित स्थितियों में बच्चों को अर्थात जैसे लैंगिक या यौन अपराधों में, तस्करी, नशीली दवाएं या मादक पदार्थों को दुरुपयोग आदि के शिकार बच्चों में, संगठित अपराधों में, सशक्त संघर्षों में इस्तेमाल किए गए बच्चों और आते हैं कानून के साथ संघर्ष में शामिल बच्चों और बाल गवाहों के अनिवार्य रूप से उनके जीवन संबंधी गोपनीयता या अनामिता को बनाए रखने में गारंटी प्रदान की जानी चाहिए। अब आता है हितधारकों का नजरिया और नैतिक चिंताओं के बारे में। अब जानते हैं कि हितधारक जैसे सबसे पहले बच्चों के संदर्भ में देखते हैं उनके नैतिक सरोकार और जिम्मेदारीपूर्ण आचरण के बारे में। नैतिक सरोकार में बच्चों के संदर्भ में देखते हैं कि बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली विषम परिस्थितियों में उनके पास चयन संबंधी विकल्प का अभाव होता है। दूसरा आता है कि शिक्षा और संज्ञानात्मक विकास के साथ संघर्ष की स्थिति होती है। तीसरा आता है कि विभिन्न प्रकार के जोखिमों के कारण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रभावित होने की संभावना होती है और चौथा आता है कि सार्वजनिक प्रदर्शन के कारण निजता का ह्रास होता है। अब आता है जिम्मेदारी पूर्ण आचरण के संदर्भ में देखते हैं कि बच्चों की पसंद या समस्याओं को समझने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं और परस्परदाताओं के साथ नियमित सत्र आयोजित किया जाना चाहिए। न्यूनतम अपवादों के साथ स्कूलों में अनिवार्य उपस्थिति मानदंड लागू किया जाना चाहिए। बच्चों को उनकी शारीरिक स्वायत्तता अधिकारों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए और शोषण की स्थिति में उन तक मदद पहुंचनी चाहिए। बच्चे द्वारा निभाई जा रही भूमिका बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होनी चाहिए। इसके संदर्भ में कुछ सिद्धांत है। अब आता है माता पिता के संदर्भ में। माता पिता के संदर्भ में इसमें देखते हैं कि इसके नैतिक सरोकार में देखते हैं कि प्रसिद्धि और पैसे का आकर्षण बच्चों और उनके माता पिता पर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न करता है। माता पिता को बच्चे की स्वयं की भावना को मजबूत करने और पेशे की वास्तविकता के साथ सामंजस्य बिठाने की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें वेशभूषा सबसे अधिक मायने रखती है। अब आता है दूसरा इसके जिम्मेदारीपूर्ण अभाव आचरण के संदर्भ में कि उद्योगों की कठिनाइयों और वास्तविकताओं पर माता पिता और बच्चों के संवेदनीकरण किया जाना चाहिए। सूचित सहमति के लिए माता पिता को भी बच्चे के रोजगार के सभी पहलुओं के बारे में पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। अब आता है प्रोडक्शन हाउस या उद्योग एजेंट के बारे में। उद्योग प्रोडक्शन हाउस के संदर्भ में देखते हैं कि बाल कलाकारों को आदर्श जीवन शैली या स्टारडम के लिए मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिससे कई लोग अनुकरण कर सकते हैं। वैधानिक सीमाओं से अधिक शिफ्टों या कार्य अवधि का विस्तार किया जाता है। बाल कलाकारों को कम वेतन दिया जाता है और कई बेईमान एजेंट माता पिता और बच्चों की उम्मीदों का फायदा भी उठा लेते हैं। अब इसके नैतिक आचरण में देखते हैं कि कानूनी रूप से मान्यता कार्य अवधि को लागू किया जाना चाहिए। एजेंटिंग से जुड़ी अवैध प्रथाओं को या धोखाधड़ी पर भारी जुर्माना या दंड दिया जाना चाहिए। प्रोडक्शन हाउस की कुछ बुनियादी जिम्मेदारियों को भी निर्धारित करने वाले बुनियादी बाल अधिकारों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक मॉडल अनुबंध को लागू किया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में अब आता है दर्शक या ऑडियंस के संदर्भ में। इसमें देखते हैं कि झूठे आदर्शों तथा परिपक्वता का दिखावा देना, जिनका बच्चों द्वारा अनुकरण कर पाना कठिन होता है, उन्हें भी अत्यधिक तनाव में आ जाते हैं।
बच्चे के चरित्र के अनुचित प्रदर्शन से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ दृश्यों को समझने के लिए बहुत कुछ दर्शकों के विवेक पर छोड़ दिया जाता है, जो कभी कभी दर्शक विशेष रूप से बच्चों के लिए नुकसानदायक होता है। इसमें नैतिक आचरण में देखते हैं कि इसमें फिल्म रेटिंग प्रणाली में विभिन्न प्रकार के चित्रणों को शामिल और तदनुसार फिल्मों को उपयुक्त दर्शकों के लिए प्रमाणित किया जाता है। बच्चे के चरित्र के अनुचित प्रदर्शन में किसी भी प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं होता चाहिए और ऐसी स्थितियों में वैधानिक चेतावनी जारी की जानी चाहिए, जिससे दर्शकों के नकारात्मक रूप से प्रभावित होने की संभावना हो। सरकार के संदर्भ में देखते हैं कि इसमें विनियामकों में ढील देने से उद्योग समूह की पैरवी की जाती है और बच्चे के अधिकारों, शिक्षा, माता पिता की आकांक्षाओं, उद्योग की मांगों तथा दर्शकों के विवेक आदि के बीच में संतुलन बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके सरकार के संदर्भ में नैतिक आचरण को देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने, जिससे सरकारी संगठनों और नीतिगत स्तर पर शामिल किया गया, जिसमें बच्चे की शिक्षा, संज्ञानात्मक विकास, मूल्यों में परिसमावेश के मामले, विनियमों, कानूनों को सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए। इसके संदर्भ में कुछ नियामकीय संगठन है। इसको निष्कर्ष के तौर पर समझते हैं कि इसमें मनोरंजन उद्योग में बच्चों की नियोजन से संबंध में नैतिक आचरण को अपनाना अत्यंत कठिन होता है, जिसमें उद्योग के हितधारकों, माता पिता, बाल अधिकार संगठनों, सरकार के बच्चों के रोजगार के लिए व्यापक आचार संहिता विकसित करने तथा उनका पालन करने के लिए साझा प्रयास करना चाहिए। इसके संदर्भ में अब आता है बाल अधिकारों के मामले में पालन किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत में, जिसमें आता है कि गरिमा और मूल्य का सिद्धांत और सभी प्रक्रियाओं और निर्णयों से भागीदारी का सिद्धांत। फिर आता है बच्चों के सर्वोत्तम हित का सिद्धांत, बच्चों को देखभाल के लिए पारिवारिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत आता है। साथ ही साथ अधिकारों को ना त्यागने का सिद्धांत, नॉन स्टिग्मेटाइजिंग सेमेंटिक का सिद्धांत, यानी बच्चों की उपस्थिति में प्रतिकूल शब्दों का प्रयोग ना करना, हर हाल में समानता और गैर भेदभाव का सिद्धांत, निजता और गोपनीयता के अधिकार का सिद्धांत आता है। इसके साथ ही बच्चों के कल्याण और विकास के लिए सकारात्मक उपाय होते हैं, बच्चों की सुरक्षा का सिद्धांत, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। इस तरह के सिद्धांत जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इस तरीके के जो सामान्य सिद्धांत है जो बाल कलाकारों के मामले में पालन किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत के तौर पर देखे जाते हैं। यहाँ पर एथिक्स से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक आता है सुर्खियों में रही योजनाओं के बारे में। गवर्नमेंट स्कीम के संदर्भ में देखते हैं कि मई महीने में क्या रही है, कि देख रहे हैं कि उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के बारे में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक का 5.1 संस्करण शुरू किया है। इसका उद्देश्य देश के दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाना तथा हेलीकॉप्टर के माध्यम से अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। इसके संदर्भ में इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब जानते हैं इसके उद्देश्य और इसकी विशेषताओं के बारे में, कि इसके उद्देश्य के संदर्भ में देखते हैं कि निम्नलिखित के माध्यम से एयरलाइन संचालन का समर्थन करके इसमें जनता के लिए किफायती क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सुगम बनाना या प्रोत्साहन करना होता है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और एयरपोर्ट संचालकों द्वारा रियायत प्रदान करके व्यवहार्यता अंतरालन दान के जरिए वित्तीय समर्थन प्रदान करते हैं। मौजूदा हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों से पुनरुद्धार के माध्यम से हवाई सेवा से वंचित तथा जहां क्षमता से कम सेवाएं प्रदान की जा रही हैं उन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना। क्षमता से कम सेवा प्रदान करने वाले हवाई अड्डे वे अड्डे होते हैं जहां पर एक सप्ताह में 7 से अधिक उड़ानें नहीं होती हैं। हवाई सेवा में वंचित हवाई अड्डे वे होते हैं जहां पर निर्धारित वाणिज्यिक उड़ानें नहीं होती। एयरपोर्ट के संचालन, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, टेक्निकल स्टाफ जैसे क्षेत्रों में रोजगार सृजित करना। पर्यटन स्थलों के साथ साथ पूर्वोत्तर के हवाई मार्गों को जोड़ा गया है ताकि पर्यटकों को बढ़ावा दिया जा सके। इसके संदर्भ में है इसके प्रमुख उद्देश्य के संदर्भ में आप जानते हैं। इसकी विशेषताओं में देखते हैं कि यह RCS मतलब क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य क्षमता से कम सेवा प्रदान करने वाले हवाई मार्गों में सुधार करना होता है। इस योजना की शुरुआत 21 अक्टूबर 2016 को हुई थी, जिसका उद्देश्य टियर 2 और टियर 3 में शहरों में बेहतर विमानन अवसंरचना और हवाई संपर्क उपलब्ध कराना है। उड़ान दृष्टिकोण का पालन करके आम नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करना भी इसका उद्देश्य रहा है और यह योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुरू की हुई है। अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने द्वारा शुरू की गई योजना है, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि सीमित सरकारी सहायता होना, सहकारी संघवाद होना, हवाई किराए पर ऊपरी सीमा, पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली, प्रौद्योगिकी सक्षम प्रक्रिया, सतत रूप से वित्त पोषित योजना। और इस योजना में सरकार की लगातार बदलती प्राथमिकताओं उद्देश्यों के अनुरूप रखने पर समय समय पर संशोधन किया गया है। जैसे उड़ान के विभिन्न संस्करणों में, जैसे उड़ान 1.0 जो दिसंबर 2016 में स्टार्ट हुई थी, जिसमें देश भर में चयनित हवाई सेवा में वंचित अपनी क्षमता से कम सेवा प्रदान करने वाले 6 हवाई अड्डों में सब्सिडी वाली उड़ानें
के जरिए ही जोड़ा गया है। उड़ान 2.0 जिसे सितंबर 2017 में स्टार्ट किया गया, इसके तहत कम जुड़ाव वाले पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर और द्वीपीय राज्यों की कनेक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। फिर आता है उड़ान 3.0 जो अक्टूबर 2018 में स्टार्ट हुई थी, जिसमें पर्यटन मंत्रालय के समन्वय से उड़ान 3.0 के तहत पर्यटन मार्गों को शामिल किया, जिसमें वाटर एरोड्रोम जो जलीय हवाई अड्डा होते हैं को जोड़ने के लिए सीप्लेक्स या जल विमानन को शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना को भी RCA उड़ान के व्यापक ढांचे के अंतर्गत ही शुरू किया गया, इसके अंतर्गत शामिल किया गया। उड़ान 4.0 को भी दिसंबर 2019 में स्टार्ट किया गया था और इसके तहत उड़ान योजना के पिछले संस्करण के दौरान रद्द किए गए मार्गों के साथ साथ राज्य सरकारों, पर्यटन मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किए जाने वाले मार्गों निर्णय करने और उनके परिचालन पर ध्यान दिया गया है। आप जानते हैं उड़ान जैसी अन्य पहले जैसे लाइफ टाइम उड़ान, कृषि उड़ान, अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना, इसके अंतर्गत कुछ उड़ान चलाई गई हैं, जिसमें लाइफ टाइम उड़ान वह होती है जो कोविड-19 से निपटने के क्रम में भारत सरकार ने देश भर में चिकित्सा और आवश्यक आपूर्ति के लिए लाइफलाइन उड़ान चलाई हुई थी। फिर आती है कृषि उड़ान। कृषि उड़ान का उद्देश्य कृषि उत्पादों में परिवहन में किसानों की सहायता करना ताकि उनके कृषि उत्पादों में उन्हें उचित मूल्य मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना के तहत इसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसका निर्माण किया था, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई कनेक्टिविटी स्थापित करने संबंधी राज्य सरकारों के अनुरोध पर विचार करने की सहायता करना है। आप जानते हैं उड़ान 5.0 के बारे में, जिसे अप्रैल 2023 में शुरू किया गया है। इसे देश के दूरस्थ और आंचलिक क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाने और अंतिम क्षेत्र पर कनेक्टिविटी को हासिल करने के लिए शुरू किया गया है। यह श्रेणी 2 और श्रेणी 3 सीटों पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें पहले चरण में 600 किलोमीटर की दूरी की सीमा को समाप्त कर दिया गया है। साथ ही उड़ान के आरंभिक और गंतव्य स्थलों के बीच को प्रतिबंध कर दिया गया है। इसमें एयरलाइन के रूट आवंटित किए जाने के जरिए 4 महीने के भीतर परिचालन शुरू करना होगा, जिसकी समय सीमा 6 माह है। इसमें एक ही रूट को किसी ही एयरलाइन में एक से अधिक बार नहीं किया जाएगा, चाहे वह अलग अलग नेटवर्क में हो या अलग अलग नेटवर्क में हो या एक ही नेटवर्क में हो। आप जानते हैं फेम सेकंड के बारे में सुर्खियों में। हाल ही में सरकार ने फेम सेकंड फास्टर एडॉप्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी को कम करने के लिए कर दिया गया। इसके उद्देश्य के बारे में जानेंगे कि इसका उद्देश्य बाजार निर्माण स्वदेशीकरण के माध्यम से इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों में तेजी को अपनाने से प्रोत्साहित किया गया है। देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक दोनों प्रौद्योगिकियों के वाहनों को अपनाने और उनमें बाजार निर्माण के लिए राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान करना होता है। 2030 में 30% से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लक्ष्य को प्राप्त करना है और जो COP21 समझौते के अनुरूप कार्बन उत्सर्जन को कम करने और ईंधन की खपत के बचत के लिए इलेक्ट्रिक गतिशीलता को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करना है। इसकी मुख्य विशेषताओं में देखते हैं कि यह 2011 में नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के तहत फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया योजना शुरू की गई है, जिसे 2013 में नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 के द्वारा शुरू किया गया है और यह योजना भारी उद्योग मंत्रालय लागू कर रहा है। फेम चरण फर्स्ट के अंतर्गत फेम चरण फर्स्ट को 2015 में 885 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। इस चरण में प्रारंभिक 2 वर्षों की अवधि के लिए भी इसे अनुमोदित किया गया है। इस योजना की अवधि को समय समय पर बढ़ाया जा सकता है और इस योजना का अंतिम विस्तार 31 मार्च 2019 की समाप्ति तक किया गया। सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ फेम योजना के दूसरे चरण की मंजूरी दी है और इस चरण की शुरुआत 3 साल की अवधि के लिए की गई है, जिसे बाद में 2024 तक बढ़ा दिया जाएगा। फेम चरण सेकंड की मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत देखते हैं कि सार्वजनिक परिवहन पर फोकस के संदर्भ में कि फेम सेकंड सार्वजनिक परिवहन या व्यवसायिक खंड पर में EV को अपनाने तथा इसमें मांग सिलेंडरों को अधिक ध्यान देने के पर केंद्रित है। इसमें 10 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल और 5 लाख के 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल और 55,000 के 4 इलेक्ट्रिक व्हीकल और 7,000 बसों के समर्थन देने की योजना है। या निजी स्वामित्व वाले पंजीकृत E2 व्हीकल भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की इस योजना के तहत बड़े खंड के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें हाल ही में सरकार ने इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन पर एक सीमा लगा दी है। इस सीमा में वर्तमान में 40% की बजाय वाहनों के लिए एक फैक्ट्री मूल्य 15% होनी चाहिए। अब आता है
इसके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के संदर्भ में इसमें देश भर में महानगरों, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों, स्मार्ट शहरों, पहाड़ी राज्यों शहरों लगभग 2700 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इनके दिशा निर्देशों के तहत शहरों में 3 किलोमीटर इंटू 3 किलोमीटर के ग्रिड के 3x3 के ग्रिड के प्रमुख शहर समूहों को जोड़ने वाली राजमार्गों के दोनों किनारों पर प्रत्येक 25 किलोमीटर पर कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है, जो सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए तेल विपणन कंपनियों के मौजूदा रिटेल आउटलेट्स का उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यहाँ पर इससे रिलेटेड परियोजनाओं से संबंधित टॉपिक फिनिश होता है। अब जानते हैं सुर्खियों में रहे विश्व के प्रमुख स्थल के बारे में, जिसमें सबसे पहले देखते हैं ग्रीनलैंड के बारे में। ग्रीनलैंड को पीटरमैन ग्लेशियर के में बर्फ के तेजी से पिघलते हुए देखा गया। ईरान के संदर्भ में हालिया क्यों सुर्खियों में रहा है कि ईरान में तरल ईंधन वाली चौथी पीढ़ी की खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया, जिसे खैबर नाम दिया गया। उज्बेकिस्तान के संदर्भ में देखते हैं कि उज्बेकिस्तान में नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया गया। म्यांमार के संदर्भ में देखते हैं कि कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह में म्यांमार के सितवे बंदरगाह के लिए एक जहाज को रवाना किया गया, जिसमें सितवे बंदरगाह का आधिकारिक तौर पर संचालन शुरू हो गया था। चक्रवात मौका म्यांमार के तट से टकराया हुआ था। तुर्कियों के संदर्भ में कि तुर्कियों में एर्दोगन राष्ट्रपति पद से पुनः निर्वाचित किए गए। इटली में माउंट एटना ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, उसके कारण यह सुर्खियों में रहा। कोसोवो या उत्तरी कोसोवो में नाटो के शांति संरक्षक सैनिकों में हमला हुए, उसके संदर्भ में यह सुर्खियों में रहा। नाइजीरिया भारत के रक्षा मंत्री नाइजीरिया के राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के संदर्भ में इसमें कांगो ने भारी वर्षा और बाढ़ के कारण कई लोगों की मौत हो गई है। सोमालिया के संदर्भ में इसमें सबेले नदी के अचानक आई बाढ़ के कारण लगभग 2 लाख लोगों को विस्थापित किया गया है, जिसमें 2014 में सोमालिया प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मताधिकार को लागू किया गया। मालदीव के संदर्भ में देखते हैं कि इसमें भारत के रक्षा मंत्री ने मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल का तट रक्षक एकता हार्बर की आधारशिला रखी है। रवांडा के संदर्भ में रवांडा को बाढ़ और भूस्खलन की विपदाओं के कई लोगों को मृत्यु हो गई है। इथोपिया में देखते हैं कि यह अगले 5 वर्षों में इटली के निवेशकों को बैंकिंग लाइसेंस जारी करेगा। कतर में संयुक्त राष्ट्र के कतर में अफगानिस्तान का एक महत्वपूर्ण वार्ता का आयोजन किया गया है। कंबोडिया में INS दिल्ली और INS सतपुड़ा कंबोडिया के सिहानुकोविले में पोर्ट कॉल यात्रा के दौरान पोत विश्राम किया गया। फिर श्रीलंका में यह चीन की सरकारी कंपनी चाइना मर्चेंट्स ग्रुप श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट्स का एक बड़ा लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्स बना रही है। आप जानते हैं सुर्खियों में रहे भारत के एक प्रमुख स्थल, जिसमें सबसे पहले आता है लद्दाख। लद्दाख में देखते हैं कि भारतीय खगोलीय वेधशाला में पहली बार लद्दाख में नॉर्दर्न लाइट्स की परिघटना को कैप्चर किया गया। हिमाचल लद्दाख के संदर्भ में कि बारालाचा दर्रे के बारे में यहाँ फंसे 76 पर्यटकों की सीमा सड़क संगठन ने सुरक्षित निकाला है। तुंगनाथ मंदिर जो उत्तराखंड का रहा है, जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, जिसे केंद्र की मंजूरी प्राप्त हुई है। पुराना किला दिल्ली, जिसमें पुराना किला दिल्ली नए उत्खननों के मौर्य पूर्व काल के साक्ष्य मिले हुए हैं। रणथंबोर टाइगर रिजर्व में, जिसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने 3 बाघिनों को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। भोपाल मध्य प्रदेश जो सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति की निगरानी में पहला भारतीय शहर बन गया। कुनू नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में जंगल में 5 और चीतों को बसाया जाएगा। जूना खटिया स्थल जो गुजरात में स्थित है। पुरातात्विक स्थलों में 2018 के बाद इस जगह पर 500 समाधियों की खोज की गई है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है, जो उद्यान में 15 वर्ष पुराने शैल चित्रों 1800 से 2000 साल पुरानी कई मानव निर्मित जलाशयों की खोज की गई है। हिंगोली महाराष्ट्र में यह प्रधानमंत्री में लिगो इंडिया की आधारशिला रखी गई। नासिक महाराष्ट्र में इसमें SIT हाल के नासिक त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हुई एक घटना की जांच करेगी। इसके संदर्भ में भारत के प्रमुख स्थल है। आप जानते हैं सुर्खियों में रहे कुछ व्यक्तित्व के बारे में। सबसे पहले जानते हैं महाराणा प्रताप के बारे में और उनके प्रदर्शित नैतिक मूल्य के बारे में जानते हैं। महाराणा प्रताप एक राजपूत शासक थे। वे राजपूतों के सिसोदिया वंश के संबंधित थे। इन्होंने मेवाड़ के शासक के जाना जाता है। यह वर्तमान राजनीतिक राजस्थान के एक प्रांत था। वे उदयपुर के संस्थापक उदय सेन द्वितीय के ज्येष्ठ पुत्र थे। हल्दी घाटी के युद्ध में उनकी सेना ने मुगल सेना को युद्ध किया हुआ था।
इनका चेतक राणा प्रताप का वफादार घोड़ा था और इसके साथ इनका गहरा लगाव था। इनके नैतिक आचरण में देखते हैं कि यह धैर्य और महिलाओं के प्रति सम्मान रखते थे। उन्होंने मुगलों की शक्तिशाली व अधिक सक्षम सेना का बहादुरी से मुकाबला किया और बिना किसी समझौते के मुगल सेना का संघर्ष करते रहे। उन्होंने बंदी बनाई गई लोगों को शामिल महिलाओं के साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं होने दिया। अब जानते हैं अकम्मा चेरियन के बारे में। अकम्मा चेरियन का जन्म 1909 में केरल के त्रावणकोर में हुआ और इन्होंने 1938 में महात्मा गांधी से प्रेरित होकर त्रावणकोर स्टेट कांग्रेस में शामिल होने और भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए अपना अध्यापन कार्य त्याग दिया। उन्होंने अपनी जीवंतमा ओरू समरम जो जीवनी एक संघर्ष नाम से अपनी आत्मकथा भी लिखी है और इन्हें 1947 में त्रावणकोर विधानसभा के लिए यह चुनी गई थी। अब इनके जो नैतिक सिद्धांत है वह समर्पण और निस्वार्थता है। अब जानते हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में। यह अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जन्म सियालकोट में हुआ, वो वहीं रहते थे। यह अरबी फारसी उर्दू के शिक्षा ग्रहण की थी। वे दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे और वकालत के पेशे से जुड़े हुए थे। बाद में वे राजनीति में शामिल हुए और दूसरे गोलमी सम्मेलन में भी शामिल हुए थे। इनकी जो नैतिक सिद्धांत है वह मानव समानता के संदर्भ में है, जो मानव समानता के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। अब आता है गोविंद शंकर कुरूप के बारे में। गोविंद शंकर कुरूप का जन्म 1901 में नायतोक केरल में हुआ। यह प्रसिद्ध मलयालम कवि और विचारक थे जिन्होंने 1918 में 17 वर्ष की आयु में प्रकृति को नमस्कार नाम से अपनी पहली कविता प्रकाशित की। वे मानवतावाद में रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित थे, जिन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि का अनुवादन किया, जिसे ओटुलिया श्री गोविंद शंकर कुरूप की प्रसिद्ध रचना रही है। और इनके नैतिक सिद्धांत में यह मानवतावादी और वैज्ञानिक सोच रखते थे, जिन्होंने अपने कार्यों और दर्शन से मानवतावाद को अपनाया था। अब आते हैं नानक भील के बारे में। नानक भील जो थे वह 1809 में बरण्य राजस्थान में धनेश्वर गांव में इनका जन्म हुआ था। यह सामंती वर्ग के खिलाफ आवाज उठाने वाले शुरुआती क्रांतिकारियों में से एक रहे। ये इनकी जो नैतिक सिद्धांत है वह साहस और देशभक्ति है। अब आते हैं उपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय के बारे में, जिनका जन्म 1879 में चंद्रनगर हुगली पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये युगांतर और अरविंदो घोष की वंदे मातरम पत्रिका के संपादक भी रहे। इन्होंने मानिकतला गार्डन हाउस ग्रुप से जुड़े रहे और वह आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों का एक समूह था। और इनकी जो नैतिक सिद्धांत है वह ईमानदारी और देशभक्ति था, जिन्होंने निडरता से ब्रिटिश अनौपचारिक शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और वह जो नहीं मानते थे उनके लिए खड़े होकर भले ही इसके लिए गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। अब आते हैं दिनेश चंद्र मजूमदार के बारे में। दिनेश चंद्र मजूमदार का जन्म 1907 में बसीरहाट 24 परगना में हुआ था। ये पुलिन बिहारी दास से प्रेरित थे और इन्होंने विपुल बिहारी गोकुल के गांगुली जैसे क्रांतिकारी रहे। जिन्हें 1936 में गलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। और इनकी जो नैतिक सिद्धांत है वह क्रांतिकारी भावना और दृढ़ संकल्प, जो उनके कार्यों के लिए स्वतंत्र और आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से प्रेरित था और भी अपने आदर्शों एवं दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहे। अब पढ़ते हैं गणेश दामोदर सावरकर के बारे में। गणेश दामोदर सावरकर यह उर्फ बाबा राव सावरकर का जन्म 1889 में भागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। एक क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई थे, जिन्होंने 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की सह स्थापना की। उन्होंने मित्र मेला का भी गठन किया। वे राष्ट्रभक्त समूह नामक एक क्रांतिकारी समूह में शामिल थे। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे। वे इटली के क्रांतिकारी मैजनी से प्रेरित थे। उन्होंने नासिक षड्यंत्र केस में जुड़े थे और उनकी राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए उन्हें सेल्यूलर जेल में कठोर कारावास भी दिया गया। और इनकी जो नैतिक सिद्धांत है यह आत्मनिर्भरता रहे, जो स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे, जिन्होंने राष्ट्र को मजबूत करने के साधन के रूप में स्वदेशी उत्पादन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया। आत्मनिर्भरता को उनके समर्थन से व्यक्तियों और समुदायों को स्वयं के बल आगे बढ़ने के लिए सशक्त करने और उनके विश्वास को प्रतिबंधित किया गया है। गणेश दामोदर सावरकर के संदर्भ में रहा। यहाँ पर यह मैगजीन फिनिश होती है, जो मई माह के पूरे करंट अफेयर की श्रृंखला को कवर अप करती है। यहाँ अब नेक्स्ट क्लास में हम जून के करंट अफेयर को स्टार्ट करेंगे। और भी इसी तरीके के सेशन को लाइक करने के लिए चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।